हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर। आज हम सबसे पहले जानेंगे चोरा म्यूजियम के बारे में। वो नया गैस फील्ड ढूंढा गया टर्की के द्वारा, वो कहाँ ढूंढा गया उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे ब्लैक सी के बारे में पढ़ेंगे, ब्लैक सी कहाँ पर है और इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। टर्की और ग्रीस के स्टैंड ऑफ के बारे में जानेंगे। कई दिनों से इन दोनों देशों के बीच में तनातनी चल रही है, वो क्यों हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ मालदीव्स फॉर इंडिया, अभी इंडिया ने राहत पैकेज घोषित किया है मालदीव्स के लिए। क्यों बार बार इंडिया मालदीव की सहायता कर रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है मालदीव्स का फॉर इंडिया, वो हम जानेंगे। श्रीलंका टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो श्रीलंका 19 बार पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर चुका है, 20वीं बार फिर से कर रहा है, क्यों कर रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पढ़ेंगे, नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, कौन अपॉइंट करता है और क्या पावर्स होती है इलेक्शन कमिश्नर के पास और कौन रिमूव कर सकता है उन्हें, ये हम जानेंगे। नामत बसाई केरला का एक प्रोग्राम है, किससे रिलेटेड है वो हम जानेंगे वीडियो में। इंडियन बाइसन के बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या स्टेटस है, IUCN स्टेटस, और क्या खतरा है उनके लिए वो हम जानेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, किन प्लेयर्स को इस साल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहां मनाया जा रहा है वो भी हम जानेंगे। आखिर में हम पढ़ेंगे हरित पाथ मोबाइल ऐप के बारे में, किसने लॉन्च की गई है और क्या इसका एम है उसके बारे में हम जानेंगे। और भी बहुत कुछ है वीडियो में देखने के लिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दे। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है चोरा म्यूजियम। तो चोरा म्यूजियम टर्की में है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अभी क्या हुआ है इसके साथ, जो टर्किश प्रेसिडेंट है उन्होंने इसे मॉस्क्यू में कन्वर्ट कर दिया है, मस्जिद बना दिया है म्यूजियम से। तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा टर्की में। अभी कुछ दिनों पहले ही, पिछले महीने में ही, सोफिया म्यूजियम था वहां पर टर्की में पहले, उसे भी इन्होंने मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया था टर्किश प्रेसिडेंट ने। अब चोरा म्यूजियम के बारे में जानते हैं सबसे पहले। तो इट वॉज बिल्ड इनिशियली एज अ चर्च, तो पहले ये चर्च था। सबसे पहले जब इसे बनाया गया तो ये चर्च बनाया गया था 534 AD में, यानी कि बाइजेंटीन पीरियड में इसे बनाया गया था 534 AD में। और 11वीं सेंचुरी में क्या किया गया, इसके जो इंटरनल वॉल्स, पिलर्स और डोम थे उनको कवर कर दिया गया मोज़ेइक्स एंड फ्रीस्कोस से, जिन पर क्या लिखा हुआ था, क्या दर्शाया गया था, जिन पर बाइबल स्टोरीज दर्शाई गई थी। और जब 1453 में ओटोमन्स ने टर्की को जीता तो उन्होंने क्या कर दिया, इस चर्च को उन्होंने मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने 1551 में इस चर्च को मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद फिर जब 1945 आया, ये जो मॉस्क था इसे म्यूजियम में बना दिया गया, इसे क्या किया, म्यूजियम बना दिया गया। और अब फिर से 2020 में क्या हो रहा है, टर्किश प्रेसिडेंट इसे क्या कर रहे हैं, फिर से इसे मॉस्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं वो हम जानते हैं अगली स्लाइड में। तो रीजन क्या है, सबसे पहले तो बिकॉज टर्किश प्रेसिडेंट्स प्रो इस्लामिक पॉलिसीज, प्रो इस्लामिक पॉलिसी है बहुत ज्यादा उनकी। वो क्या करना चाहते हैं, टर्की में एम्फेसाइज करना चाहते हैं ओटोमन हिस्ट्री को। मैंने आपको बताया था जब ओटोमन ने टर्की को जीता था तो उन्होंने क्या किया था, चर्च को मॉस्क में बदल दिया था। वही सेम चीज अभी टर्किश प्रेसिडेंट करना चाहते हैं, उन्होंने म्यूजियम को मॉस्क में बदल दिया है। ये सारा काम करके उनका फायदा क्या होगा, वो करना क्या चाह रहे हैं टर्किश प्रेसिडेंट, उनका एम क्या है, बेसिकली टू बिकम लीडर ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। वो लीडर बनना चाहते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का। और इसके लिए वो क्या क्या कर रहे हैं ये देखिए। ही हैज टेकन एंटी इंडिया पोजीशन स्पेशली ऑन कश्मीर, तो एंटी इंडिया पोजीशन ले रखी है उन्होंने कश्मीर के ऊपर। और जो ये उनका मूव है इस म्यूजियम को कन्वर्ट करना मॉस्क में, वो कैसे देखा जा रहा है, एज अ काउंटर टू USA रिकॉग्निशन ऑफ जेरूसलम एज कैपिटल ऑफ इजराइल। तो USA ने क्या किया, अभी रिकॉग्नाइज किया है जेरूसलम को कैपिटल ऑफ इजराइल। और आल्सो US रिसेंट स्टैंड ऑन इजराइल पैलेस्टीन इशू, तो इसके विरोध में ये उनका कदम देखा जा रहा है टर्किश प्रेसिडेंट का। अब गैस फील्ड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कहां मिला है गैस फील्ड, ब्लैक सी में मिला है गैस फील्ड।
और क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, टर्की हैज फाउंड इट्स बिगेस्ट एवर नेचुरल गैस फील्ड डिस्कवरी इन ब्लैक सी। तो सबसे बड़ा गैस फील्ड उन्हें अभी मिला है, और जो गैस फील्ड है ये विल बिकम फंक्शनल इन 2023। तो 2023 से फंक्शनल हो जाएगा। अभी टर्की क्या करता है, टर्की डिपेंड रहता है रशिया, ईरान और अजरबैजान के लिए फॉर एनर्जी इंपोर्ट। बट जब ये गैस फील्ड चालू हो जाएगा तो टर्की खुद ब खुद अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएगा। और अभी टर्की का करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहा है, मतलब अभी घाटे में है वो। बट जब उन्हें अपना अब गैस फील्ड मिल गया, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी वो खुद से कर लेंगे, तो उनकी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। इट विल आल्सो हेल्प द लीरा। लीरा क्या है, याद रखना है, करेंसी ऑफ टर्की। टर्की की करेंसी है लीरा। और अभी टर्की और ग्रीस के बीच में भी तनातनी चल रही है। वो क्यों है हम जानते हैं, आगे जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैक सी की पोजीशन, देखते हैं ब्लैक सी कहां पर है। ये देखिए बीच में ये है ब्लैक सी, ये पूरा सी ब्लैक सी है। और नीचे कौन सी कंट्री है, टर्की। टर्की के साथ ब्लैक सी का बॉर्डर शेयर होता है, ये याद रखना है। और कौन कौन सी कंट्रीज ब्लैक सी के साथ कोस्ट लाइन शेयर करती है, वो है सबसे पहले तो जॉर्जिया, ऊपर है ये वाली कंट्री, जो ये वाला पूरा पार्ट है, ये है रशिया, इधर है यूक्रेन, और यहां है रोमेनिया, यहां है बुल्गारिया। कितनी कंट्रीज होगी, 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज ब्लैक सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रही है। तो याद रखना है बुल्गारिया, रोमेनिया, यूक्रेन। मोल्डोवा नहीं करती, वो यहां बंद हो जाती, देख लीजिए मोल्डोवा नहीं कर रही, याद रखना है सब कुछ आपने। तो ये है ब्लैक सी की नेबरिंग कंट्रीज। आगे चलते हैं, टर्की और ग्रीस का क्यों चल रहा है स्टैंड ऑफ, क्यों इनके बीच में तनातनी चल रही है कुछ दिनों से लेकर। अभी क्या हुआ है, अभी फ्रांस ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर दी है मेडिटेरियन सी में। और किसके साथ खड़ा है फ्रांस, ग्रीस के साथ खड़ा हो गया है। सबसे पहले जानते हैं कि इशू क्या है, क्यों इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही है। तो यूरोपियन यूनियन और उसकी एलाइज जो वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में, उन्होंने प्लान बनाया है टू बिल्ड अ गैस पाइपलाइन फ्रॉम मेडिटेरेनियन टू यूरोप्स मेनलैंड। क्या करने के लिए, गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और उन्होंने क्या किया, टर्की को इस प्रोजेक्ट से बाहर रखा, तो इसलिए भी टर्की थोड़ा चिढ़ गया। और ईस्ट मेड गैस फोम 2019 में was formed by Cyprus, Egypt, ग्रीस, इजराइल, इटली, जॉर्डन, पैलेस्टीन। इन सारी कंट्रीज द्वारा ईस्ट मेड गैस फॉर्म किया गया 2019 में, और इसमें भी टर्की को बाहर रखा गया है। तो इससे भी टर्की थोड़ा चिढ़ गया। अब टर्की का काउंटर, टर्की ने क्या किया, जो ईयू का पाइपलाइन प्रोजेक्ट है यूरोपियन यूनियन का, इसे चैलेंज करने के लिए उसने एक एग्रीमेंट साइन किया लीबिया के साथ, टू फॉर्म एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फ्रॉम इट्स साउदर्न शोर टू लीबियाज नॉर्दर्न शोर अक्रॉस मेडिटेरेनियन। तो यहां बीच में मेडिटेरेनियन सी है, इस साइड लीबिया है और ऊपर टर्की है। तो यहां से ऐसे इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया लीबिया के साथ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए। और दूसरी साइड अगर आप देखें तो यहां पर ग्रीस है। तो ग्रीस ने क्या किया, ग्रीस ने यहां इजिप्ट है, ग्रीस ने इजिप्ट के साथ साइन किया हुआ है प्रोजेक्ट। तो ग्रीस क्या कह रहा है, अभी ग्रीस कह रहा है कि टर्किश हैव वोलेटेड इट्स मैरीटाइम सोवरेनिटी। तो ग्रीस ने इजिप्ट के साथ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाने का सोचा। तो इन दोनों का क्या हुआ, यहां ओवरलैप हो गया। तो इससे क्या हुआ, ग्रीस इजिप्ट एग्रीमेंट के बाद टर्की ने अपने सर्वे शिप भेज दिए नियर आइलैंड ऑफ कास्टेलो में। ये एरिया ग्रीस के अंडर है, ग्रीस इकोनॉमिक एग्रीमेंट के अंडर आ रहा है ये एरिया, और ये एरिया नियर टर्की है।
तो टर्की ने यहाँ पर अपने शिप्स भेज दिए, सर्वे शिप्स, तो इससे इन दोनों देशों के बीच में थोड़ी तनातनी हो गई। और ऐसा नहीं है कि इनके रिलेशन पहले बहुत अच्छे थे अभी खराब हुए हैं। इन दोनों कंट्रीज के रिलेशन पिछले 4 दशक से ये एटलीस्ट 3 बार खराब हो चुके हैं, 3 बार वार में जा चुके हैं ये दोनों कंट्रीज पिछले 4 दशक में, और अभी चौथी बार जाने वाले हैं। इशू इन्वॉल्व क्या है? ओवरलैपिंग क्लेम्स हो रहे हैं, दोनों नकार रहे हैं ओवरलैपिंग को कि हमने नहीं ओवरलैप किया है, डिसएग्री कर रहे हैं ओवरलैपिंग क्लेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज। और टर्की क्या कह रहा है कि उसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में, ये याद रखना ईस्टर्न मेडिटेरेनियन लिखा है यहाँ पर। पूरे मेडिटेरेनियन सी की अगर देखें तो स्पेन की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है मेडिटेरेनियन सी के साथ, बट टर्की क्या कह रहा है कि इसकी लॉन्गेस्ट है ईस्टर्न साइड में, बट ये कन्फाइंड है इनटू अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर। क्यों कन्फाइंड है नैरो स्ट्रिप में? ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ ग्रीस कंटिनेंटल शेल्फ। ग्रीस की कंटिनेंटल शेल्फ टर्की की साइड जाती है, तो उससे क्या होता है टर्की ज्यादा वाटर रिसोर्सेज यूज नहीं कर पाता वहां उस रीजन में, क्योंकि ग्रीस अपना क्लेम करता है। ग्रीस के आइलैंड्स वहां पर है टर्की की कोस्ट लाइन के जस्ट 2 किलोमीटर के एरिया में। तो जो आइलैंड ऑफ कास्टेलोरिजो है वो भी अबाउट 2 किलोमीटर दूर है टर्की की साउदर्न मोस्ट कोस्ट से, और ग्रीस से 570 किलोमीटर दूर है। तो ये भी टर्की का थोड़ा फ्रस्ट्रेशन का कारण है ये आइलैंड भी। अब इन्वॉल्व कौन कौन हो चुके हैं इसमें? सबसे पहले तो फ्रांस आ चुका है, ईयू का मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्स है फ्रांस, और ये किसके साथ है? ग्रीस और सिप्रस के साथ। सिप्रस के बारे में मैं आपको बताऊं, ये फिजिकली डिवाइडेड है 2 हिस्सों में। साउदर्न पार्ट है जो सिप्रस का, वो रूल किया जाता है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट द्वारा, और जो नॉर्दर्न पार्ट है वो कंट्रोल कौन करता है? टर्की कंट्रोल करता है उसे। तो याद रखना है सिप्रस आधे को कौन कंट्रोल करता है? टर्की कंट्रोल करता है। तो अभी एक अलायंस भी बन रही है अमंग ग्रीस, सिप्रस, इटली, फ्रांस, विच इज बैक्ड बाय इजिप्ट, इजराइल और यूएई। तो ये सारी कंट्रीज एक साथ है। टर्की अकेला खड़ा हुआ है मेडिटेरेनियन में, बट इंपॉर्टेंट देश है टर्की मेडिटेरेनियन में। तो ये सारा था इशू। आगे देखते हैं हम इसकी लोकेशन देखते हैं मेडिटेरेनियन सी की, और कौन कौन सी कंट्री इसको टच करती है। ये देखिए ये है मेडिटेरेनियन सी। टर्की कहाँ है? ये है टर्की। ग्रीस कहाँ है? ये है ग्रीस। ये टर्की, ये ग्रीस। ये छोटा सा हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये है सिप्रस। इधर वाला हिस्से को कौन कंट्रोल करता है? सिप्रस। और ऊपर वाला जो नॉर्दर्न हिस्सा है उसे कौन कंट्रोल करता है? टर्की। तो देख लीजिए यहां पर कौन कौन सी कंट्री टच कर रही है मेडिटेरेनियन सी को। यहां से स्टार्ट करते हैं टर्की से। टर्की है, ग्रीस है, अल्बेनिया यहां पर कंट्री है, मोंटेनाग्रो यहां कंट्री है, क्रोएशिया है यहां पर। ये जो कंट्री दिख रही है आपको बंद दिखाई दे रहा होगा यहां पर, बट इसकी भी हल्की सी कोस्ट लाइन है। इस कंट्री का नाम है स्लोवेनिया। और उसके आगे देखेंगे अगर हम तो यहां पर इटली है, इधर स्पेन है, नीचे आएंगे मोरक्को है, पोर्टुगल है, ऊपर अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, और भी छोटी छोटी कंट्रीज है बीच में, आइलैंड नेशंस है। तो ये सारी कंट्रीज टच करती है। इस साइड देखो इजराइल है यहाँ पर, और लेबनान है, ऊपर सीरिया है। ये सारी कंट्रीज मेडिटेरेनियन सी को टच करते हैं। याद रखना है आपने, इन सभी के नाम याद रखने हैं। आगे बात करते हैं इंडिया अनाउंसेस पैकेज टू मालदीव। सबसे पहले पैकेज की बात कर लेते हैं, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। मेल क्या है? मालदीव की कैपिटल है। फाइनेंशियल पैकेज कंसिस्टिंग ग्रांट ऑफ $100 मिलियन एंड न्यू लाइन ऑफ क्रेडिट $400 मिलियन। ये इंडिया ने दिया है। होगा क्या इससे? लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनेगा मालदीव में। कैसे बनेगा? क्या करेगा ये प्रोजेक्ट? कनेक्ट करेगा मालदीव के नेबरिंग 3 आइलैंड्स को। आइलैंड्स का नाम क्या है? विलिंगिली, गुली, फालू, जहां पर एक पोर्ट बनाया जाएगा, और थीलाफुसी। तो इन तीनों आइलैंड्स के नाम भी आपको दिए जा सकते हैं एग्जाम में कि ये क्या चीज है। आपको 3 नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये क्या है। तो यार रखना है आइलैंड्स है, नेबरिंग आइलैंड्स है मालदीव में, और थीलाफुसी में न्यू इंडस्ट्रियल जोन बनाने की बात कही गई है। यार रखने तीनों के नाम। डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस चलाने की बात कही गई है,
और मोस्ट इंपोर्टेंट, कोविड-19 में क्या करने की बात कही गई है? एयर ट्रेवल बबल बनाने की बात कही गई है बिटवीन इंडिया एंड मालदीव। और ये मालदीव पहली नेबरिंग कंट्री होगी जिसके साथ इंडिया एयर बबल बनाएगा। कोटास फॉर सप्लाई ऑफ एसेंशियल कम्युनिटी बनाने की बात कही गई है। फाइनेंशियल एड दी गई है। तो ये सारे एड दी गई है इंडिया द्वारा मालदीव को। अब सिग्निफिकेंस क्या है मालदीव का फॉर इंडिया? क्यों हम मालदीव की बार बार सहायता कर रहे हैं? सबसे पहले तो मालदीव कहां पर है? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। वो कितनी दूर है? 42-70 नॉटिकल माइल्स अवे है फ्रॉम मिनिकोय। मिनिकोय क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड्स का एक आइलैंड है, सदर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का मिनिकोय। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आपको याद रखनी है, वो है ये 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल क्या करता है? सेपरेट करता है मालदीव और लक्षद्वीप ग्रुप को। इन दोनों आइलैंड को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल। और आइलैंड्स है हमारे बे ऑफ बंगाल में अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स, इन दोनों को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। याद रखना है 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। और जो सिचुएशन है मालदीव की, जो लोकेशन है वो हब ऑफ कमर्शियल सी लेन्स, जहां से क्या होता है इंडियन ओशियन में सिचुएटेड है। 97% ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड बाय वॉल्यूम वहीं से जाता है, तो इसलिए मालदीव इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन कैक्टस किया गया था इंडिया के द्वारा इन 1988 इन रिस्पॉन्स टू अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मालदीव। इंडिया एक्टिवेटेड ऑपरेशन कैक्टस टू डिप्लॉय इट्स मिलिट्री एंड इंश्योर रिजाइन कंटिन्यूटी इन मेल। तो याद रखना ऑपरेशन कैक्टस मालदीव और इंडिया के बीच में था। डिफेंस की अगर बात करें हम, आपको पता होगा चाइना अपना प्रभाव बढ़ा रहा है इंडियन ओशन में, तो इंडिया को भी रिटेलिएशन में कुछ करना पड़ेगा, तो इसलिए वो मालदीव की सहायता कर रहा है, मालदीव को ट्रेन कर रहा है उनके लोगों को। और एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और मालदीव के बीच में, इसका नाम याद रखना, क्या नाम है? इक्वेरिन। इक्वेरिन नाम है मिलिट्री एक्सरसाइज का बिटवीन इंडिया एंड मालदीव। जियोपॉलिटिक्स की बात करिए अब, तो मालदीव एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर इंडिया, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इस पॉलिसी में मालदीव को रखा गया है। और मालदीव ने क्या पॉलिसी लॉन्च की है? इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। मालदीव एक मेंबर है, सार्क का मेंबर है और SASEC का मेंबर है। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको फिर कभी पढ़ाया जाएगा वीडियो में, बट अभी सिर्फ आपको याद रखना है इन दोनों का मेंबर मालदीव है। ट्रेड एंड टूरिज्म की बात करें तो इंडिया इज मालदीव 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर आफ्टर UAE, चाइना एंड सिंगापुर, तो ये भी याद रखना है। डायस्पोरा की बात करें अगर, तो सिग्निफिकेंट इंडियन डायस्पोरा इन मालदीव, अबाउट 25% ऑफ डॉक्टर एंड टीचर इन मालदीव आर इंडियन नेशनल। तो इंडियन लोग 25% डॉक्टर है और टीचर है जो मालदीव के, वो इंडियन लोग है, तो ये इसलिए भी मालदीव इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। श्रीलंका टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम एक बार पीछे जाकर मालदीव की लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ है, ये है मालदीव आइलैंड, तो इधर है श्रीलंका, यहाँ है इंडिया, ये याद रखना मालदीव यहाँ पर है इस साइड। अब बात करते हैं फिर से श्रीलंका टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजापक्षा, ये प्रेसिडेंट है श्रीलंका के। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंदा राजापक्षा। दोनों ब्रदर है, दोनों भाई है आपस में। कौन सी पार्टी से है? श्रीलंका पीपल्स पार्टी। और अभी बने हैं दोनों, प्रेसिडेंट 2019 में बने हैं और प्राइम मिनिस्टर अभी कुछ दिनों पहले ही इलेक्ट हुए हैं, तो इसलिए अभी ये क्या करना चाहते हैं, जो 9th अमेंडमेंट एक्ट है इनका, उसे अबॉलिश करना चाहते हैं और नया अमेंडमेंट लाना चाहते हैं। जो 9th अमेंडमेंट एक्ट था उसने कर्टेल कर दिया था कई पावर्स को प्रेसिडेंट की, और स्ट्रेंथ किया था पार्लियामेंट के रोल को। प्रेसिडेंट की पावर बहुत कम कर दी थी उसने, जो 9th अमेंडमेंट एक्ट था। तो अभी देखते हैं 9th अमेंडमेंट के एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो कब पास हुआ था? 2015 में पास हुआ था। किसने किया था? फॉर्मर प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के मैत्रीपाला सिरिसेना और PM थे रनिल विक्रमे सिंघे। इन्होंने 9th अमेंडमेंट लेकर आए थे।
इन्होंने क्या किया था, जो प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स है उसे कम कर दिया था और स्ट्रेंथन किया था इंडिपेंडेंस ऑफ की पिलर सच एज जुडिशरी, पब्लिक सर्विस एंड इलेक्शंस। इन चीजों पर ज्यादा फोकस किया था और इनके इस मूव को हेल किया गया था बाय मेनी इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी एज अ प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन इन कंटेम्पररी श्रीलंकन हिस्ट्री। हाउएवर, Rajapaksa camp viewed its close as primarily intended to prevent its leader return to power। राजापक्षा कौन है, जो भी इस समय पावर में है जो। और क्या किया था 9th अमेंडमेंट एक्ट में, इट प्रिवेंटेड ड्यूल सिटीजन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो ड्यूल सिटीजन को इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते थे। मतलब ड्यूल सिटीजन की बात क्या हुई, मतलब आपके पास दो देशों की सिटीजनशिप है, जैसे यूएसए की और श्रीलंका की, दो देशों की सिटीजनशिप है, तो आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाओगे। ये सारे रूल थे 19th अमेंडमेंट एक्ट के। और क्या था 19th अमेंडमेंट एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, इट ब्रॉट बैक द 2 टर्म लिमिट ऑफ प्रेसिडेंसी, कि सिर्फ आप 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हो, उससे ज्यादा नहीं बन सकते। तो ये सब था 19th अमेंडमेंट एक्ट में। अभी क्या इसे चेंज करने की बात कही जा रही है श्रीलंकन गवर्नमेंट में, तो याद रखना आपने 19th अमेंडमेंट एक्ट क्या था। आगे बात करते हैं इलेक्शन कमिश्नर की। सबसे पहले हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वो है राजकुमार। राजकुमार जी को हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है इन प्लेस ऑफ अशोक लवासा। इन्होंने रिजाइन कर दिया है बिकॉज ये ज्वाइन करने वाले हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो याद रखना है राजकुमार हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। किस किस चीज के इलेक्शन प्रोसेस देखती है, सबसे पहले तो लोकसभा के, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। और कौन से आर्टिकल इन्हें पावर देता है, वो है 324। तो इन सभी पोस्ट पर जो इलेक्शन होते हैं वो कौन करवाता है, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। याद क्या आपको रखना है कि जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता, उन्हें कौन करवाता है, हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन होते हैं। और इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। तो प्रेसिडेंट फिक्स करेगा कि कितने और इलेक्शन कमिश्नर होंगे, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और बाकी उसके साथ कितने होंगे। अभी प्रेजेंटली हमारे क्या सिस्टम है, हमारा एक इलेक्शन कमिश्नर होता है और साथ में 2 और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। बात करते हैं इनके अपॉइंटमेंट और टेन्योर की। तो कौन अपॉइंट करता है, इन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को। टेन्योर क्या होता है इनका, 6 ईयर का टेन्योर होता है, या फिर अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज। जो भी पहले आ जाए, या 6 साल उनके कंप्लीट हो जाए पहले, या फिर वो पहले 65 साल के हो जाए, फिर उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। और सेम स्टेटस होता है इनका एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सेम सैलरी और पर्क्स मिलते हैं इन्हें जो कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑल इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल सी इन डिसीजन मेकिंग ऑफ कमीशन। ऐसा नहीं है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा उसका जो डिसीजन होगा उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। जो भी तीनों इलेक्शन कमिश्नर है जो उनका इक्वल सही होगा। रिमूवल की बात करते हैं, कैसे रिमूव किया जा सकता है इन्हें। सबसे पहले तो ये रिजाइन भी कर सकते हैं खुद जब इनका मन हो, एंड कैन आल्सो बी रिमूव्ड। कैसे रिमूव किए जाएंगे, सेम एज द प्रोसेस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब क्या, इन अदर वर्ड्स ही कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ अ रेजोल्यूशन पास टू दैट इफेक्ट। एक रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विद स्पेशल मेजोरिटी। 2 तरह की मेजोरिटी होती है, एक होती है स्पेशल और एक होती है सिंपल। तो ग्राउंड क्या होगा, किस बेसिस पर हम इन्हें रिमूव कर सकते हैं, ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। यही 2 चीजें हैं जिनके बेस पर हम इन्हें
रिमूव कर सकते हैं इनकी ऑफिस से। Thus he does not hold his office till the pleasure of president, ये भी याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड नहीं करे तब तक आप इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव नहीं कर सकते। उसी के बाद रेजोल्यूशन लाया जाएगा दोनों हाउसों में और फिर प्रेसिडेंट उसे साइन करेगा। पावर्स की बात करते हैं, पावर्स क्या होती है, इनके फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात करते हैं। टू डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी, एक कंस्टिट्यूएंसी कहां तक होगी, उसका कितने टेरिटरी कवर करेगी, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करते हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर। टू प्रिपेयर एंड पीरियोडिकली रिवाइज इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल क्या होते हैं, जिनमें आपका नाम होता है कि कौन कौन सा आदमी उस इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसी में आता है। तो इलेक्टोरल रोल बनाना भी काम किसका, इलेक्शन कमीशन का। टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट इलेक्शन सिंबल, रिकॉग्निशन का क्या मतलब ऐसी पार्टीज होती है हमारे यहाँ पर, या तो नेशनल पार्टी होती है या स्टेट पार्टी होती है, रीजनल पार्टी होती है, तो उन्हें रिकॉग्निशन देना, उनका डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, वो आपको कभी फिर बताएंगे। अभी आपको याद रखना है कि ये काम है किसका, इलेक्शन कमिश्नर का। और जो इलेक्शन सिंबल्स होते हैं वो भी इलेक्शन कमिश्नर द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसका काम क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना, ताकि इक्वल ग्राउंड मिल सके सभी कैंडिडेट्स को। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है इसकी, क्वासी जुडिशियल फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द कमीशन हैज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन इन द मैटर ऑफ पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन करना है तो उसमें एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन दे सकता है इलेक्शन कमीशन। और जो ओपिनियन देगा इलेक्शन कमीशन वो बाइंडिंग होगा ऑन प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को वो फॉलो करना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट या गवर्नर को। फर्दर द केस ऑफ पर्सन फाउंडेड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस at election which come before the Supreme Court and High Court are also referred to Commission। अगर हाई कोर्ट के पास कोई केस आता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास, वो पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, तो वो केस भी कहां रेफर किया जाता है, इलेक्शन कमिश्नर के पास। और इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि क्या वो पर्सन को डिस्क्वालीफाई करना है, और अगर करना है तो कितने पीरियड के लिए उसे डिस्क्वालीफाई करना है। The Commission has the power to disqualify a candidate who has failed to lodge an account of his election expenses। अगर आप नहीं बता पाए कि आपने कितना खर्चा किया और कैसे आपके पास वो पैसा आया है, तो भी आपको इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर सकता है विद इन द टाइम एंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। तो ये सब पावर्स है इलेक्शन कमिश्नर की, आपने याद रखना है कैसे इसे अपॉइंट किया जाता है और कौन है हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर। बात करते हैं अगले टॉपिक की, नामत बसाई। कहां का प्रोग्राम है, आगे लिखा है केरला का प्रोग्राम है नामत बसाई। इसमें क्या कर रहे हैं, यूनिक प्रोग्राम है कार्ड नामत बसाई, टीचिंग ट्राइबल चिल्ड्रन इन देयर मदर टंग। तो क्या कर रहे हैं, ट्राइबल बच्चों को उनकी मदर टंग में पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे आसान बच्चों के लिए पढ़ाई किस लैंग्वेज में होती है, उनकी मदर टंग में, तो वही केरला में किया जा रहा है नामत बसाई प्रोग्राम के अंडर। The program is being implemented by समग्र शिक्षा केरला, SSK के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये प्रोग्राम। और इसके अंडर प्री स्कूल से लेके क्लास +2 तक ये चलाया जा रहा है प्रोग्राम। It has succeeded in retaining 100 of tribal children in their online classes, और ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, using their mother tongue as language of instruction। आगे देखते हैं किन कहां पर पढ़ाया जा रहा है। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है केरला की, वहां पर यूट्यूब चैनल द्वारा इन्हें पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को 3 लैंग्वेजेस में पढ़ाया जा रहा है। अत्तापादी वैली है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी याद रखना है, अत्तापादी वैली इज इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। और जो लैंग्वेजेस है रीजनल लैंग्वेजेस वो बिलोंग करती है इरूला, मुद्दुका और कुरुम्बा ट्राइब्स को। इन ट्राइब्स के बारे में हम आगे जानेंगे। और भी कई जगह पर पढ़ाया जा रहा है केरला में, जैसे वायनाड में, इडुक्की में। और याद क्या रखना है कि वायनाड हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल्स इन केरला फॉलोड बाय इडुक्की।
वायनाड है जो राहुल गांधी की कंस्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, ये भी याद रखना है आपने। तो वायनाड में हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल्स है केरला स्टेट में। कुरुम्बा ट्राइब की बात करते हैं। कुरुम्बा ट्राइब पॉपुलरली नोन एज माला पुलायन, हिल पुलायन एंड पंबा पुलायन। तो ये याद रखना, ये भी इन्हें बुलाते हैं। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन क्या है इनका? सबसे पहले ये क्या करते हैं? फोराजिंग करते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। फोराजिंग क्या होता है? फोराजिंग इज सर्चिंग ऑफ वाइल्ड फूड रिसोर्सेज। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है? ये एक जगह पर, एक लैंड पर एक दो सीजन के लिए ये फसलें उगा लेते हैं और फिर उस जगह को जलाकर किसी दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर वहां पर फिर से वही प्रोसेस करते हैं, वहां के पेड़ पौधे काटते हैं और वहां पर जलाते हैं सारे पेड़ पौधों को। उसके बाद फिर एक दो सीजन बाद फिर अगली जगह पर चले जाते हैं। ऐसे साइकिल चलती रहती है, इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये काम है कुरुम्बा ट्राइब की। क्या क्या कलेक्ट करते हैं? ये कलेक्ट करते हैं लाइक हनी, वैक्स, सोप नट, टर्मेरिक, जिंजर एंड वाइल्ड कार्डमम्स। आर्ट ऑफ बॉडी टैटूइंग, तो आपने देखे होंगे कई ट्राइब्स जिनकी बॉडी पर काफी सारे टैटू होते हैं, तो वो आर्ट भी इन्हें आती है। कुरुम्बा ट्राइब्स को भी इनकी बॉडी पर भी टैटू आपको देखने को मिल जाएंगे। और स्किल्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बास्केट्स एंड मैट्स, ये चीजें भी बनाते हैं। रिलीजन क्या है इनका? एनिमिज्म, यानी कि बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस एंड क्रिएचर। और टोटेमिज्म, टोटेमिज्म क्या है? टोटेमिज्म में क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं एनी स्पीशीज ऑफ प्लांट या फिर एनिमल थॉट टू पोजेस सुपरनैचुरल पावर्स। तो ये है टोटेमिज्म और एनिमिज्म। अगली बात करते हैं इरूला या इरूलर ट्राइब के बारे में। ऑक्यूपेशन बेसिकली ये है एग्रीकल्चरिस्ट। गिरोह क्या करते हैं? पैडी, रागी, दाल, प्लेटिन, चिलीज, टर्मिक, ये चीजें ये उगाते हैं। रिलीजन इनका मेजॉरिटी वर्शिपिंग विष्णु अंडर द नेम ऑफ रंगा स्वामी एंड शिवा विदाउट डिफरेंशिएशन। सम प्रैक्टिसेस एनिमिज्म, एनिमिज्म के बारे में मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है एनिमिज्म क्या होते हैं। और वर्शिप द टाइगर, टाइगर को भी ये लोग वर्शिप करते हैं इरूला ट्राइब। मुद्दुगर या मुद्दुका ट्राइब के बारे में बात करें तो है सोशल डिवीजन एट क्लैन लेवल। क्लैन लेवल पर इनकी सोशल डिवीजन की जाती है। और ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन क्या है? फूड गैदरर्स है और हंटर्स है। रिलीजन इनका मेनली हिंदुइज्म है और वर्शिप करते हैं शिवा को। ये याद रखना है आपने। इन तीनों ट्राइब के बारे में याद रखना है। इन ट्राइब्स के बारे में पूछा जा सकता है, आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पर लोकेशन है इनकी। लोकेशन कहां है? केरला में है, याद रखना है। तो कौन सी वैली में? पलक्कड़ वैली में, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, आयापादी वैली में। इंडियन बाइसन के बारे में बात करते हैं जिसे हम गोर भी कहते हैं। ये है इसका साइंटिफिक नेम। नेटिव कहां का है? साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में आपको ये मिलेगा। और इंडिया में कहां पर आपको मिलेगा? इंडिया में मिलेगा आपको नागरहोल, बांदीपुर, मसाईनागुडी नेशनल पार्क और बियर हिल्स। ये जो नागरहोल और बांदीपुर और बियर हिल्स है ये आपको मिलेगी कर्नाटका में। और मासीनागुडी नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। ये भी याद रखना है आपने। तो कंजर्वेशन स्टेटस की बात करते हैं इनकी। वल्नरेबल है, आईयूसीएन स्टेटस इनका वल्नरेबल है। और शेड्यूल 1 में रखा गया है इन्हें इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंडियन बाइसन के बारे में। इट इज द टॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैटल। तो अगर आपसे पूछे कि टॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैटल क्या है इंडिया में, तो वो है इंडियन बाइसन फाउंड इन इंडिया एंड लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन। रिसेंटली क्या किया गया था? पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज की गई थी इंडियन बाइसन की। कहां पर? नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन में, तमिलनाडु की। तो थ्रेट्स क्या है इंडियन बाइसन को? सबसे पहले तो फूड स्कैरसिटी, पोचिंग हो रही है, किलिंग की जा रही है इनकी, हैबिटेट लॉस हो रहा है, ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट हो रहा है। क्यों? बिकॉज ये ह्यूमंस के नजदीक पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की। तो इस साल 5 लोगों को, 5 प्लेयर्स को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। किन किन को मिला है? सबसे पहले है रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर है, श्री मरियप्पम टी जो कि पैरा एथलेटिक्स से है, मिस मनिका बात्रा टेबल टेनिस से है, मिस विनेश फोगाट रेसलिंग से है और मिस रानी रामपाल ये है हॉकी से।
तो ये याद रखना, इन 5 खिलाड़ियों को अभी मिला नहीं है, मिलेगा किस दिन मिलेगा, 29 अगस्त को। 29 अगस्त क्या होता है हमारा, नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है 29 अगस्त। तो इन 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलेगा। की पॉइंट्स क्या है, 27 स्पोर्ट्स पर्सन हैव आल्सो बीन फाइनलाइज्ड फॉर अर्जुन अवार्ड। तो 27 स्पोर्ट्स पर्सन को अर्जुन अवार्ड भी मिलेगा और 5 कोचेज को क्या मिलेगा, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो याद रखना, द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेज को मिलता है और अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को मिलता है। मिस रानी विल बिकम ओनली द थर्ड इंडियन हॉकी प्लेयर आफ्टर धनराज पिल्ले एंड सरदार सिंह टू रिसीव खेल रत्न। तो मिस रानी को इस बार खेल रत्न मिलने वाला है और वो इंडिया की 3rd हॉकी प्लेयर होगी जिन्हें खेल रत्न मिला है। उनसे पहले धनराज पिल्ले और सरदार सिंह, जो कि हमारे फॉर्मर कैप्टन थे इंडियन हॉकी के, उन्हें खेल रत्न से नवाजा जा चुका है। और श्री मरियप्पन टी की बात करें तो वो भी ओनली 3rd इंडियन पैरा एथलीट है जिन्हें अवार्ड किया जाएगा खेल रत्न। उनसे पहले किन किन को मिल चुका है, देवेंद्रा जजआरिया और दीपा मलिक को मिल चुका है खेल रत्न। और राजीव गांधी खेल रत्न की बात करूं अगर मैं, तो ये हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है। देता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इसके मिनिस्टर कौन है, हमारे यूनियन मिनिस्टर, वो है श्री किरेन रिजिजू। और फॉर द स्पेक्टेकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बाय स्पोर्ट्स पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years। तो पिछले 4 सालों की आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसके बेसिस पर आपको ये अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड में मिलता क्या है आपको, सबसे पहले तो एक मेडल मिलता है आपको, एक सर्टिफिकेट मिलेगा और कैश प्राइज भी मिलता है। कितना, 7.5 लाख। 7.5 लाख का आपको कैश प्राइज मिलता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में। नेशनल स्पोर्ट डे की बात करें तो ये होता है 29 अगस्त को। और क्यों मनाते हैं हम इसे, टू मार्क दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंडरी हॉकी प्लेयर ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर कहा जाता था जिन्हें ध्यानचंद, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाने के लिए 29 अगस्त को होता है उनकी बर्थ एनिवर्सरी, इसलिए हम मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। आगे बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल की। सबसे पहले तो ड्रैगन फ्लाई दिखती कैसी है, ये देखिए, ये कैटेगरीज है ड्रैगन फ्लाई की। ये है ड्रैगन फ्लाई और ये है डैमसेल फ्लाइज। अच्छे से देख लीजिए एक बार, फिर से मैं इरेज करता हूं इसे। तो अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट एवर स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहां मनाया जा रहा है, केरला में मनाया जा रहा है, आल्सो नोन एज थुम्बी महोत्सवन 2020। और कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, WWF, इंडियन स्टेट यूनिट एंड सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज, SOS। SOS क्या है, नॉन पॉलिटिकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म टू इम्पार्ट नॉलेज टू पब्लिक ऑन इंसेक्ट ऑर्डर ऑफ ओडोनाटा। ओडोनाटा क्या होता है, कंप्राइजेज ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसेल फ्लाइज। तो ये देखिए, इधर ये है डैमसेल फ्लाई और ये है ड्रैगन फ्लाई। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब ये रेस्ट में होती है, रेस्ट पोजीशन में, तो जो ड्रैगन फ्लाई है इनके विंग्स ऐसे बाहर को निकले होते हैं और जो डैमसेल फ्लाई है इसके विंग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये याद रखना है आपने, इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर आपसे कोई पूछे। तो पहला स्टेट ड्रैगन फ्लाई कहां मनाया जा रहा है, फर्स्ट एवर इंडिया का, वो है केरला में। और ये पार्ट किस चीज का, ये नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। तो नेशनल लेवल पर भी मनाया जाता है ड्रैगन फेस्टिवल। हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय WWF एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड इंडियन ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी। 3rd एडिशन मनाया गया 2020 में इसका, नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का। और फर्स्ट एडिशन किसका हो रहा है, स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का, वो कहां हो रहा है, केरला में। क्यों मनाते हैं, एम क्या है, एट बिल्डिंग अवेयरनेस अबाउट इंपोर्टेंस ऑफ ड्रैगन फ्लाइज एंड डैमसेल फ्लाइज टू नीड कंजर्व देम। तो ये याद रखना है आपने। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में क्या याद रखना है, इसने अभी मुंबई के करीब एक हिल स्टेशन है, मेटरन हिल स्टेशन, वहां पर बटरफ्लाइज की स्पीशीज ढूंढी है, 77 नई बटरफ्लाइज की स्पीशीज ढूंढी है मैटरनल हिल स्टेशन के पास में। आखिरी टॉपिक है हमारा आज का, हरित पाथ मोबाइल ऐप। लॉन्च किसके द्वारा की गई है, NHAI द्वारा, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्यों लॉन्च की गई है, टू फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ ग्रीन हाईवेज अक्रॉस द कंट्री। ग्रीन हाईवेज का क्या मतलब, क्या हाईवे के ऊपर हम
पेड़ पौधे लगा देंगे हाईवे के बीच में? नहीं, जो हाईवे के साइड में हम पेड़ पौधे लगाते हैं उनसे मतलब, उसका मतलब है ग्रीन हाईवे। एम क्या है आपका? द ऐप विल हेल्प टू मॉनिटर द लोकेशन, ग्रोथ, स्पीशीज डिटेल, मेंटेनेंस एक्टिविटी एंड टारगेट एंड अचीवमेंट फॉर ईच एंड एवरी प्लांट। तो ये पूरा ट्रैक करेगी कि हाईवे के आसपास कौन से प्लांट्स लगे हो रहे हैं और उनकी क्या कंडीशंस है। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले कौन अकाउंटेबल होगा? तो हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स शैल बी अकाउंटेबल फॉर प्रॉपर अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांटेशन एंड लायबल टू रिप्लेस द मिसिंग डेड प्लांट। तो जो हाईवे के कॉन्ट्रैक्टर होंगे, जिन्होंने हाईवे बनाया होगा, वो अकाउंटेबल होंगे। उनको ध्यान रखना होगा जो पेड़ पौधे लगाए जाएंगे हाईवे के साइड में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेमेंट। तो क्यों करेगा कोई कॉन्ट्रैक्टर इतना भला काम, क्यों लगाएगा वो पेड़ पौधे हाईवे के सामने? उसका काम तो सिर्फ है कि हाईवे बनाए और चला जाए, बट गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट उसे पेमेंट भी देगी। ऑन परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट शैल बी लिंक टू पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर दिस वर्क। तो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट भी दी जाएगी अगर वो अच्छे पेड़ पौधे लगाता है, ग्रीनरी मेंटेन करके रखता है हाईवे के पास में। हरित भारत संकल्प के बारे में बात करते हैं, आखिरी में हम आज बात करेंगे हरित भारत संकल्प। तो रिसेंटली NHAI ने कंप्लीट किए 25 ईयर ऑफ इट्स सर्विस। तो इन्होंने इस चीज को मनाने के लिए एक संकल्प लिया था, हरित भारत संकल्प। ये क्या था? एक नेशन वाइड प्लांटेशन ड्राइव थी। इसमें क्या किया? अंडर दिस इनिशिएटिव NHAI ने प्लांट किए ओवर 25 लाख प्लांट इन 25 डेज। मतलब 25 दिनों में NHAI ने 25 लाख प्लांट लगाए हैं अलोंग दी स्ट्रेचेस ऑफ नेशनल हाईवे। तो हाईवे की जो स्ट्रेचेस होती है उनमें 25 लाख प्लांट लगाए गए हैं पिछले 25 दिनों में। और टाइम पीरियड क्या था? 21 जुलाई से 15 अगस्त 2020 के बीच में इन्होंने ये प्लांट्स लगाए हैं। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया और आपको ऐसा कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।